पाकिस्तान दुनिया के हाथों पिटने वाला वो मुल्क बन चुका है जिसने तालिबान के आगे भी सरेंडर कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो तालिबान पाकिस्तान का जानी दुश्मन बन गया जो कभी पाकिस्तान का लाडला हुआ करता था, जिसका जन्म ही कहते हैं पाकिस्तान में हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, लेकिन असल में यह कहानी है तालिबान की। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान को बच्चा बनाया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, लेकिन 2025 तक यह रिश्ता खून खराबे का हो गया। बॉर्डर पर गोलीबारी, एयर स्ट्राइक्स और टीटीपी की आतंकी लहर। क्यों? आइए इसे डिटेल से समझते हैं। हम चलेंगे इतिहास की गलियों से आईएसआई के राज तक और आज की ताजा जंग तक। 1979 सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में घुसी। दुनिया चुप थी, लेकिन पाकिस्तान को इसमें एक मौका दिख रहा था। आईएसआई और पाक आर्मी का इंटेलिजेंस विंग है जो चोरी छिपे हर जगह घुसपैठ करने की नीयत रखता है। आईएसआई ने यानी कि पाक आर्मी के इंटेलिजेंस विंग ने मुजाहिदीन को यहां सपोर्ट करना शुरू किया और सीआईए के साथ मिलकर अरबों डॉलर के वारे न्यारे किए और साथ साथ अरबों डॉलर के हथियार भी तालिबान को दिए। लेकिन असली हीरो कौन बना? मौलाना उमर जैसे मदरसा स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के क्वेटा, पेशावर रिफ्यूजी कैंपों में दुरानी मदरसे खुले। आईएसआई ने फंडिंग की, सऊदी से पैसा आया और अमेरिका से स्टिंगर मिसाइलें आई। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म तो दिया, लेकिन 1994 में कंधार से शुरू हुए ये छात्र आईएसआई के हथियारों से लैस होकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने पहुंच गए। क्यों? इंडिया को चेक करने के लिए और पाकिस्तान को अपना अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए। 1996 तक तालिबान ने काबुल को फतेह भी कर लिया। पाकिस्तान ने इस तालिबान को पहचान दी सऊदी और यूएई के साथ। लेकिन यह दोस्ती थी या फिर एक बड़ी साजिश? तालिबान ने अलकायदा को शरण दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आंखें बंद कर दी। दोस्तों, यह था पाकिस्तान का हनीमून पीरियड। लेकिन 9/11 के अटैक ने, जो अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुआ था, उसने इस पूरे रीजन का खेल बदल कर रख दिया। 2001 9/11 बिन लादेन तालिबान का मेहमान था। अमेरिका ने कहा बिन लादेन को हैंडओवर कर दो, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया और इसी बीच चक्रव्यूह में घिरा पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया। मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन आईएसआई ने तालिबान को क्वेटा, कराची में शरण दे दी। क्वेटा शूरा तालिबान का सीक्रेट हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। यूएन ने कहा तालिबान को पाकिस्तान ने सेफ हेवन दिया है, लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में हुआ टीटीपी का जन्म। साल 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना। यह तालिबान से ही इंस्पायर्ड था, लेकिन यह पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ था, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ था। 2009 में और 2014 तक पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब चलाया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था। यहां आईएसआई ने हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट किया। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान खुश हो गया कि हमारी जीत हो गई, लेकिन टीटीपी ने रिवाइव होकर पाकिस्तान पर ही हमले शुरू कर दिए। 2021 से 2024 तक 521 से ज्यादा हमले और 1000 से ज्यादा मौत। यह था बैकस्टैबिंग का दौर। लेकिन 2025 में तो जंग फुल ब्लो हो गई, यानी आर पार की लड़ाई अफगानिस्तान पाकिस्तान में शुरू हो गई। 2021 के बाद से यह रिश्ता खराब होता चला गया, जब से तालिबान सत्ता में लौटा, लेकिन टीटीपी को सपोर्ट मिलता रहा। यूएन रिपोर्ट यह कहती है कि तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। मार्च 2024 की बात से खोस्त पख्तिका पर अटैक हुआ। दिसंबर 2024 में टीटीपी अटैक के जवाब में हमले करता है। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगान विलेजेस को निशाना बनाया। तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट से जवाब दिया। अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया।
पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। टीटीपी लीडर नूर वली मसूद को टारगेट किया गया। तालिबान ने कहा 58 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने कहा 23 तालिबानी सैनिक मारे गए। बॉर्डर बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ट्रेड भी रुक गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने 48 घंटे की सीजफायर की बात कही। बातचीत शुरू हुई, लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान टीटीपी को शेल्टर देते हैं। तालिबान कहता है यह सरासर झूठ है। टीटीपी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट होता है, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन ACLED की रिपोर्ट यह कहती है कि 2025 में टीटीपी अटैक्स 2024 से भी ज्यादा रहे। प्लस अफगान रिफ्यूजी डिपोर्टेशन की बात करें तो यह 10 लाख से ज्यादा हुआ जो अफगान पाकिस्तान से बाहर किए गए। इसमें इंडिया का भी एंगल है। तालिबान अब दिल्ली से करीब है। अक्टूबर 2025 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने विजिट किया है, जिनका नाम आमिर खान मुत्तकी है। अब पाकिस्तान को डर यह लग रहा है कि इंडिया टीटीपी का इस्तेमाल करेगी। इससे भी पहले भी पाकिस्तान एलिगेशन लगाता रहा है कि BLA इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है, BLF इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है, और अब टीटीपी भी इंडिया के इशारे पर काम करने लगा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तय है। लेकिन भारत ने कभी भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का रास्ता अख्तियार नहीं किया है। भारत ने Day 1 से कहा है कि हम आतंक के विरोध में हैं, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन इस बीच 2025 में चाइना ने मीडिएट करने की कोशिश की थी, यानी कि मध्यस्थ बनने की कोशिश की थी। यह बात है मई की, जहां ट्राइलेटरल टॉक्स का आयोजन किया गया। पाकिस्तान ने एम्बेसी अपग्रेड की, लेकिन टीटीपी को हैंडओवर करने की डिमांड रखी। एक्सपर्ट कहते हैं रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन संभव है अगर सिराजुद्दीन हक्कानी और अहमद मसूद आए। लेकिन रिस्क यह है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, जो कि सऊदी और कतर ने इसमें सीज फायर करवाया है, अगर जंग हुई तो यह जंग और भयावह हो जाएगी। इसका भविष्य क्या नजर आता है? बॉर्डर फेंसिंग 98% कंप्लीट है, लेकिन टीटीपी, ISKP और BLA पाकिस्तान के लिए ट्रिपल थ्रेट है। पाकिस्तान के ऊपर इस ट्रिपल थ्रेट के मार को समझने के लिए एक और रिपोर्ट आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में हिंसा के मामले में तेजी आए। इस दौरान आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशंस में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए। ये जानकारी इस्लामाबाद के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की नई रिपोर्ट में सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने के मुकाबले हिंसा में 46% की बढ़ोतरी हुई है। यह आतंकी हमलों में साल 2025 में अब तक पाकिस्तान में 2414 लोग आतंकी हमले में मारे गए, जो लगभग पिछले साल की कुल मौत 2546 के बराबर है। ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि 2025 पाकिस्तान के साल का सबसे खतरनाक साल भी बन सकता है। सेना और पुलिस के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के स्वरूप में बदलाव देखा गया है। पिछले साल अधिकतर मौतें आतंकवादी हमलों में सिविलियंस की हुई थी, जबकि इस साल अधिकतर मौतें सेना और पुलिस के जवानों को हुई हैं। जुलाई से सितंबर के बीच दर्ज मौतों में 57% आतंकवादी, 24% आम नागरिक, 18% सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। और इलाके कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? इसमें सबसे पहला नंबर है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। इसमें 638 मौतें और 200 से ज्यादा घटनाएं शामिल हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है बलूचिस्तान का, जहां लगभग 250 मौत हुई। ज्यादातर पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन के कारण यहां पर मौतें हुई। वहीं इसी कड़ी में तीसरा नंबर सिंध प्रांत का है। यहां भी हिंसा बढ़ी और 21 मौतें हुई हैं, जबकि पिछली अवधि में केवल 8 मौतें हुई थी। आम लोग अब भी अधिकांश हमलों का निशाना बने हुए हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के टिरा घाटी में पाकिस्तान की एयरफोर्स की हवाई कार्रवाई में 21 लोग मारे गए। इनमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। पाकिस्तान कंट्रोल्ड या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाए तो यहां भ्रष्टाचार और खराब जीवन स्तर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए। सिंध के शिकारपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हुए और जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल 329 हिंसक घटनाओं में 123 हमले नागरिकों पर किए गए, 106 हमले सुरक्षा बलों पर किए गए और लगभग 100 हमले आतंकवादियों पर किए गए। नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 355 इसमें घायल हुए, जबकि सुरक्षा बल 209 और आतंकवादी केवल 35 घायल हुए। CRSS की रिपोर्ट पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति गंभीर भौगोलिक चेतावनी को भी दर्शाती है और यही रुझान जारी रहा तो 2025 पाकिस्तान का दशक का सबसे खतरनाक साल बन सकता है।
और इसी ट्रिपल थ्रेट में फंसा है पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जिसने डे वन से भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही पाकिस्तान है जिसने पहले पंजाब को सुलगाने की कोशिश की, फिर इसने कश्मीर को सुलगाने की कोशिश की, लेकिन भारत तो अपनी राह पर चलता रहा और पाकिस्तान अपनी मौत मरने के कगार पर खड़ा है। बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। शुक्रिया विवेक आपका। विवेक ने हमें बात साफ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों के बारे में समझाया। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और न्यूज रूम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर अस्थायी हुआ है, क्या वो स्थायी तौर पर कभी सीज फायर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इस पूरे मामले में 3 मुल्क जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला, सऊदी अरब। कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले 4 दिनों में जो तनाव हुआ था वो सऊदी अरब के कहने के बाद रुका। जो दूसरा मुल्क आ रहा है, कतर। कहा यह भी जा रहा है कि कतर के शेख ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रमुखों के साथ बात की। लेकिन एक तीसरा नाम ऐसा है जिस नाम पर अभी तक चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आशिफ ने उस नाम की चर्चा की है। वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने इस बात को साफ कहा कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराए। इससे पहले भी वो कई युद्ध को रोक चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ये युद्ध रुक जाएगा, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप खुद अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट चाहते हैं। वो बलपूर्वक चाहते हैं। कभी तो फिलहाल धमकी देते हुए कह रहे हैं कि आप बगराम एयरपोर्ट हमें दे दें, नहीं तो उसके लिए आपको चेतावनी भी उन्होंने जाहिर की थी कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में क्या अमेरिका के आने के बाद अफगानिस्तान मानेगा? दूसरा बड़ा सवाल कि इस समय पाकिस्तान जो है वो खुद अपने भीतर कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ा है। चाहे हम पीओके की बात करें, जहां पर लगातार आजादी की मांग हो रही है, भारत में शामिल होने की बात कही जा रही है। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर बीएलए पहले से ही अपने आप को बलूचिस्तान को आजाद मुल्क के तौर पर घोषित कर दिया और आए दिन पाकिस्तान की सेना पर हमले हो रहे हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां आज ही अलग अलग जगहों पर 4 अटैक हुए हैं, जिसमें से 2 आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। चाहे हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, जहां पर लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चाहे हम सिंध की बात करें, जहां पर लोग पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सिंध के हिस्से का भी पानी पंजाब को दिया जा रहा है और सिंध के लोगों को 2M दर्जे का माना जा रहा है। तो पाकिस्तान एक तो खुद गृह युद्ध से झुलस रहा है। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह है कि सीधी अगर टक्कर होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि तालिबान का जन्म ही लड़ाई के लिए हुआ है, और जो कौम लड़ाई के लिए पैदा हुई हो वो कौम हार जाए, ये इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसे अमेरिका नहीं हरा पाई, जिसे रूस, सोवियत संघ, बल्कि रूस तो बाद में आया, सोवियत संघ जिसे नहीं हरा पाई, उसे पाकिस्तान कैसे हरा पाएगा, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। किरण जी, देखिए आशीष ने यहाँ पर बताया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज़ें हो सकती है और किन किन देशों के यहाँ पर सामने आने से या मध्यस्थता कराने से जो है स्थिति थोड़ी सुधर सकती है, और पाकिस्तान ने किस किस के सामने जो है गुहार भी लगाई है। अब ऐसे में इस बात को भी समझना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आखिरकार ये युद्ध की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हो गई है। काबुल पर हमला होता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये सोचा नहीं था कि ये जो काबुल पर हमने एयर स्ट्राइक किया है, इसका बदला तालिबान शासित जो अफगानिस्तान है वो इस तरह से लेगा। और उसके बाद देखिए किस तरह से खूनी संघर्ष, ये हम युद्ध भी नहीं कहेंगे, एक तरह से खूनी जंग इसको कहेंगे, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं, जो वीडियो तालिबान की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से जो है वो जारी भी किया गया है, जिसको लेकर के हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी यानी कि जो वहां की आवाम है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो गुस्सा उनके अंदर में चीजें दिख रही हैं। वो ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि देखिए भारत हमारा दुश्मन है,
लेकिन वो अच्छा दुश्मन कहलाएगा क्योंकि उसने भी इस तरह की बर्बरता नहीं की है। खैर, ये एक अलग बात हो जाती है आवाम में, लेकिन दो टूक बातें जो है हुक्मरानों की तरफ से जो है सुनाई नहीं दी है कि उन्होंने इस बर्बरता पे कुछ कहा हो या सेना की तरफ से इस बात को लेकर के कोई जानकारी दी गई हो या इस पे उन्होंने किसी तरह से कोई बात कही हो। अब ऐसे में देखिए कि तालिबान ने जब काबुल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का ये जो बदला लिया है, इसके बाद से ये लगातार बीच बीच में रुका भी, बीच बीच में ये जो है खूनी जंग या फिर ये कहे कि ये युद्ध जो है वो रुका भी है। 60 घंटे के भी बाद जो है एक बार फिर से हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है फिर अफगान के ऊपर में हमला कर दिया था, उसके कई टैंकों पर हमला किया था। लेकिन जो बात देखिए आशीष ने यहाँ पर कही कि जिसका जन्म ही लड़ाई के लिए हुआ हो वो पीछे कैसे हट सकता है, तो देखिए तालिबान ने जबरदस्त यहाँ पर बदला लिया और बदला लेने के बाद कई चौकियों को जो है निशाना बनाया, कई सैनिक जो है वो मारे गए हैं और अब उसके बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि बस अब और नहीं, इस युद्ध को यहीं बंद कर दो और सीज फायर जो है होना चाहिए। और गेंद देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ये तालिबान शासित जो अफगानिस्तान है उसके पाले में, वहां की सरकार के पाले में डालते हुए दिख रहे हैं कि दो महज शर्तें हैं जिसके आधार पर अगर सीज फायर कर ले तो हम भी जो है वो तैयार है एक स्टेप आगे बढ़ने को लेकर के। नैना, बहुत शुक्रिया किरण और आशीष। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए पहले ही भले ही ये युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन ये युद्ध विराम अस्थायी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इस युद्ध विराम पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी ये कहा जाए इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि युद्ध विराम भले ही हुआ हो लेकिन फिर भी ऐसी सीमाएं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करती हैं वहाँ पर लगातार शेलिंग या फिर गोलीबारी लगातार कुछ कुछ जगहों पे नज़र आई थी। अब जो बड़ी बातें रही हैं, क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव सिर्फ काबुल में हुए एयर स्ट्राइक के बाद में ही शुरू हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ वक्त से लगातार यहाँ पर तनाव नजर आ रहा था। अफगानिस्तान की दूसरे देशों की एक तरह से वहाँ पर भूमिका और ये कहा जाए भारत का भी एक तरह से उसके साथ में सहयोगात्मक या फिर बहुत सामान्य सा व्यवहार पाकिस्तान को चीज़ें भा नहीं रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि जो तहरीक तालिबान है अफगानिस्तान उनके तमाम ठिकानों को ख़त्म करे, लेकिन अफगान तालिबान कहता है भाई टीटीपी जो है वो तो हमारा भाई संगठन है, हम उसे किस रूप में उसे किस रूप में ख़त्म करेंगे। दूसरी बात ये बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ तनाव जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान अभी तक जो फसलें बोता आया है आतंकी संगठनों की, ऐसे छोटे छोटे तमाम ये समूहों को लेकर, अब वही अंदर खाने भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब एक तरह से बनते नजर आते हैं। और ऐसे कई संगठन हैं। अभी हमने देखा था तहरीक लब्बैक किस तरह से उनके इस्लामाबाद लाहौर में एक बड़ा कियोस्क जो है वो नजर आ रहा था। राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वहां पे जो उनके संगठन थे वो अभी हमने देखा था कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही थी। तहरीक लब्बैक जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा था, लब्बैक तो जो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वाले इशू को लेकर वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक बात उसमें आपने बड़ी सही बोली कि ये इन्होंने जो बोया वो काटा, सोवियत संघ के खिलाफ इन्होंने आतंकवादियों को उगाना शुरू किया, सीधे पौधे के तौर पर उगाना शुरू किया और आज उसी पौधों को काट रहे हैं। एक दिलचस्प, विवेक के पास जाए लेकिन एक दिलचस्प जानकारी अपने दर्शकों को और साझा करता चलूं कि जिस काबुल एयर स्ट्राइक में उन्होंने कहा था कि उन्होंने टीटीपी के अध्यक्ष को मार गिराया, आज टीटीपी के अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा में है और वो कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। और मैं चूंकि बात ये पूरी कर दूं फिर विवेक की तरफ जा रही हूँ। जो तहरीक लब्बैक की हम बात कर रहे थे, दरअसल उस दौरान जब प्रदर्शन हुआ तो यहाँ के कई नेता ये कहने लगे भाई ये तो दहशतगर्द है। वही बात है कि आप दहशतगर्दों की आखिर परिभाषा किस रूप में करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बार बार यहाँ पर हमने तहरीक लब्बैक का जो प्रदर्शन ही था सीधा सीधा वो अमेरिका के हस्तक्षेप और लगातार इन सारी भूमिकाओं को लेकर लोगों को जब पसंद नहीं आ रहा, अब उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर युद्ध विराम में पाकिस्तान बार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर अगर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है वो अपने ही पैर पर और उसने अपने लोगों पे गोलियां चलवा दी। बाकायदा वो जो लोग तहरीक लब्बैक के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपने ही आवाम पर कोई गोलियां कैसे चलवा सकता है? ऊपर से गोलियां, हर तरफ से गोलियां चलवाई, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वो आंकड़े अभी सही तरीके से नैना हमारे पास आ नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पर मीडिया पर भी बहुत ज्यादा लगाव है, सही आंकड़े हमारे पास आ नहीं पाते। और ये गोलीबारी की बात आप कर रहे हैं आशीष, केपी में तो अभी 1 महीने पहले एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक किया। तो ये गोलीबारी तो छोटी बात रहेगी, अब तो एयर स्ट्राइक भी करता है पाकिस्तान। लेकिन तालिबान वाले संघर्ष में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान का सरेंडर करना, और पाकिस्तान सऊदी और कतर से मदद मांग रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान को समझाओ, तालिबान को
लड़ाई करने से रोको, यानी कि उसके बूते की कुछ बात नहीं रह गई है, उसके बस का कुछ नहीं रह गया है। अब वो भागा भागा कतर के पास गया है। तालिबान को मनाने के लिए अपने मंत्री को काबुल भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया पाकिस्तान को। अफगान तालिबान पाकिस्तानी मंत्रियों को बातचीत के लिए प्रवेश देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में इस्लामाबाद ने मीडिएशन के रूप में कार्य करने के लिए कतर और सऊदी से बात की है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद द्वारा काबुल में तहरीके तालिबान के शिविरों को निशाना बनाने के बाद ये मामला शुरू हुआ, लेकिन इसमें जो सबसे मेन एजेंडा, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि अफगान तालिबान सरकार के मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान ये संघर्ष शुरू हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान ने पलटते हुए कहा कि भाई हमने ये संघर्ष शुरू नहीं किया, भारत ने तालिबान को उकसाया है। तो ये देखिए कि पाकिस्तान कितने तरीके का झूठ बोलता है और कितने तरह से प्रोपेगेंडा फैला सकता है। पहले तो उसने जाकर एयर स्ट्राइक की, फिर उसने कहा कि हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर उसने कहा कि हमने टीटीपी को निशाना बनाया। जब तालिबानियों ने घुसकर मारा और पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया तो कहते हैं भारत उकसा रहा है तालिबान को। भारत ने, अरे भाई आपने उसके ऊपर कार्रवाई की, और आपने उसके ऊपर कार्रवाई तब की जब उसके वहां के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, और वहां के रक्षा मंत्री ने असेंबली में कसम खाई कि इनका फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया जाना चाहिए, इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए जिस हिसाब से टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में कर रहा है। अब यही थ्योरी अगर पाकिस्तान पे लागू कर दिया जाए तो पहली बात तो ये कि जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई, पहले पंजाब में शुरू हुई, फिर 90 के दशक में कश्मीर में शुरू हुई, अभी तक तो पाकिस्तान का वजूद मिटा देना चाहिए था हमें, अगर पाकिस्तान की रूल को फॉलो किया जाए। तो वो बात कर रहे थे कि भाई अब इनको बताना होगा, इनको समझाना होगा कि पाकिस्तान क्या ताकत है। ये छाती क्या आपको लगता है क्या ये इजराइल की भूमिका में खुद आना चाहता है पाकिस्तान, जिस तरह इजराइल गजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया? ये पाकिस्तान, देखिए कोशिश इसकी ये थी कि ये भारत और तालिबान के रिश्ते इसको अच्छे नहीं लग रहे थे, ये इस रिलेशनशिप से डिस्कम्फर्ट, असहज महसूस कर रहा था, और इसी वजह से उसने एक्शन शुरू किया आतंकियों के नाम पर। तो एक्शन तो उसने शुरू कर दिया, लेकिन रिएक्शन कितना जबरदस्त होगा इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भारत ने किया। उसको अभी तक गलतफहमी आशीष ये थी कि हम जब चाहे तब तालिबान को घुस के मार सकते हैं, हमारे पास फाइटर जेट है, हमारे पास ये है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपके पास बेशक फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट आप एक बार उड़ाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन ये फाइटर जेट्स आज से नहीं, F-16, F-35 तक अफगानियों के ऊपर उड़ते रहे हैं और उन्हें सरवाइव किया है अमेरिका के खिलाफ भी। आज की तारीख में उससे बेहतर गोरिल्ला वॉर पाकिस्तानी नहीं लड़ सकते। उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी तो तालिबानी इधर से दाना पानी लेके चढ़ गए, उनके पोस्टों में घुस गए। अब वो उस तरह की वॉर नहीं लड़ सकते जिस तरह की वॉर तालिबान लड़ सकता है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी है, उनको पता है कैसे लड़ाइयां लड़ी जाती है। 20 साल अमेरिका के साथ उन्होंने यही किया, उसके पहले भी वही करते रहे, चाहे वो नेटो के देशों से लड़ना हो, चाहे वो यूएसएसआर से लड़ना हो, जब यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर तो पावरफुल कंट्री, सोवियत संघ, उसके साथ लड़के जीता। बिल्कुल, और 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका से लोहा लेते रहे और फाइनली वही सत्ता पे तो ये अमेरिका बनना चाह रहा था पाकिस्तान। दरअसल आप ठीक कह रहे हैं, इजराइल बनना चाह रहा था, अमेरिका बनना चाह रहा था कि हमारे ऊपर आतंकी हमला करोगे तो हम घुसकर मार देंगे, जैसे भारत पाकिस्तान को घुसकर मारता है। पाकिस्तान ने सोचा हम भी एक दो स्ट्राइक करते हैं, हम भी थोड़ा सा एडवेंचर कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यही एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो गया। विक्टिम बताने की कोशिश की गई अपने आप को, लेकिन वहां पर विक्टिम से ज्यादा कल्प्रिट जो है वो निकल करके वो आ गए। विक्टिम तो तब बने जब तालिबान ने मारना शुरू किया, उसके बाद कतर और दोहा के पास गए कि मीडिएशन करा दो। बिल्कुल, लेकिन आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, मैं अभी जो डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, मैं उस पर सोचने फिर लग गई थी कि फिर सऊदी अरब क्यों नहीं आया तालिबान के अगेंस्ट लड़ने के लिए, क्योंकि ये तो डील बिल्कुल पाकिस्तान इंतजार करता रह गया। डील में ये कि जब हमारे ऊपर हमला होगा तब आपको पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान पर यही होगा। पाकिस्तान के साथ यहाँ ये दिक्कत आ रही है कि दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जितने भी इस्लामिक दूसरी कंट्रीज हैं, चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरब है, कोई भी खुलकर, चाहे आप टर्की की बात कर लीजिए, वो भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरी सुन्नी इस्लामिक कंट्री के ऊपर आप हमला कर रहे हो, क्योंकि वो ईरान नहीं है, वहां पर सुन्नी कम्युनिटी है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्लामिक कंट्री खुलकर इस वॉर में, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ, खुलकर खड़ी होगी, बड़ा मुश्किल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो कहा कि सऊदी से जो पाकिस्तान की डील हुई उसमें पाकिस्तान के साथ सऊदी क्यों नहीं आया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि सऊदी अमेरिका के साथ रक्षा डील करने जा रहा है, तो
सऊदी को भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं रह गया आफ्टर दिस इंसिडेंट। जो तालिबानियों से मार खा सकते हैं, जो तालिबान जिनके पोस्ट पर कब्जा कर सकता है, जो ड्यूरन लाइन से घुस सकते हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत शानदार बॉर्डर पर गेट बना हुआ था, वेलकम गेट, उसको भी तालिबान ने टैंक से उड़ा दिया। तो वो भी डील अब उनके हाथ से जा रही है और वो अमेरिका से डील करने जा रहे हैं सऊदी वाले, ये जानकारी मिली है ताजा। लेकिन कुल मिलाकर अभी बड़ी बातचीत ये है कि भारत तालिबान के रिलेशनशिप, मैं पाकिस्तानियों से जब मैं डिबेट करता हूं, जब वो पाकिस्तानी गेस्ट आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि तालिबान गुड तालिबान है कि बैड तालिबान है। तो मैंने पूछा जैश ए मोहम्मद गुड जैश ए मोहम्मद है, बैड जैश ए मोहम्मद है? फिर मैं लश्कर ए तैयबा गुड लश्कर ए तैयबा है। फिर मैंने बोला और बहुत अच्छा, ईरान के बॉर्डर पर भी उन्होंने दो तीन आतंकी संगठन पाल रखे हैं, वो अल सहाबा करके और पता नहीं ऐसे ही 2-3 नाम और हैं। तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान से भारत की दोस्ती कैसे हो सकती है, ना भूतो ना भविष्य, तो संभव ही नहीं है। तो भारत ने कैसे क्रैक कर लिया, और भारत और तालिबान की दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये चीज वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहां निशाना अफगानिस्तान नहीं था जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, या फिर अफगानिस्तान में काबुल पर जब जाकर बम गिरा, निशाना टीटीपी भी नहीं था, निशाना मसूद अल वो भी नहीं था, वली महसूद वली, निशाना था भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, वो निशाने पर थी। और यही दोस्ती पाकिस्तान को चुभ रही, क्योंकि साल 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी। अब पहली विजिट पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से हुई थी, आपको ध्यान में होगा, पहला प्लेन, पहला रसद, पहली सामग्री पाकिस्तान की तरफ से गई थी। और पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स और वहां के आर्मी चीफ ने विजिट किया था, बिल्कुल, और अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बता रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एज अ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप यूज करे, वहां वो आतंकवादी बनाए, उनको ट्रेन दे, उनको तालिबानी जो है वो जिहाद सिखाएं, उनको लड़ाई सिखाएं, उनको वॉर करना सिखाएं, उनको आत्मघाती बनाएं, और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो भारत में करते हैं। और फिर कहते हैं कि भाई इसमें हमारी, बाद में जब सवाल उठता तो कहते हैं हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, वो अफगानिस्तान की जमीन से, और आप अफगानिस्तान से बात कीजिए। कुछ समय पहले यूएन ये पूरी प्लानिंग फेल हो गई, और उसमें ये भी कहा गया था कि तालिबान को अभी भी, मतलब 2021 तक बेसिकली देखा जाए तो 70% जो ये कहा जाए कि होल्ड वो पाकिस्तान करता है तालिबान को, उनका भरण पोषण, ट्रेनिंग वाला पोर्शन, हर चीज में उनको बड़ा करने का जो बड़ा रोल रहा वो पाकिस्तान का ही रहा। अब पाकिस्तान को यही चीज तो बड़ी खल रही है कि भाई एक तरफ कि वो हमारे जो खास सो कॉल जो बिरादर हुआ करते थे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सबब बन गए, और उनकी दोस्ती हो रही है भारत के साथ में, भारत से उनके टर्म्स जो है, हालांकि भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, हालांकि हमेशा आतंकवाद का जो एक रुख है उसको लेकर तो इंडिया हमेशा से बहुत ज्यादा अपने स्ट्रांगली स्टैंड लेता है, लेकिन यही तस्वीर उनको बहुत ज्यादा खल रही है। और इसीलिए बार बार वो तालिबान इस बात को देख रहे हैं ना कि भारत ने वहां पर कितना इन्वेस्ट किया, चाहे उनकी संसद की बात करें, चाहे उनके डैम्स की बात करें, चाहे उनकी सड़कों की बात करें, चाहे उनके हॉस्पिटल्स की बात करें, 20,000 करोड़ से ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, और अभी वही चाहता ही है ये तालिबान की वापस से जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो होने लगे, ताकि विकास की राह पर हम चल सके। और देखिए दोहा में, यानी कि कतर की राजधानी दोहा में जो है डेलीगेशंस जाएंगे दोनों देशों की तरफ से, और फिर उसके बाद जो है बातचीत का दौर चलेगा, सीज फायर होता है या नहीं होता है, शांति समझौता होता है या नहीं होता है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में, न्यूज रूम में इतना ही। आज के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।